हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 14। अनिका अर्जुन की सगाई। पल्लवी पर नजर रखने के लिए सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि वो उससे शादी करके ही रहेगा, ताकि वो अपने काम के साथ साथ उस पर भी अच्छे से नजर रख पाएगा। उसे उसकी जिंदगी से जुड़ी हर सच्चाई जाननी होगी। सबसे पहले उसे उसे तोड़ना होगा, मतलब कमजोर करना होगा। और जब उसने देखा कि वो अपने काम में काफी अच्छी है, तो उसने तय किया कि वो उसे और भी ज्यादा काम देगा, जितना उसके फ्लोर पर किसी के पास नहीं है। ये सोचकर उसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाया और कहा, हेलो, मुझे हमारे सारे न्यू प्रोजेक्ट्स की सारी वो फाइल्स चाहिए जिन पर इन दिनों हमारी कंपनी काम कर रही है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से पूछा, सर सारी? सिद्धार्थ ने आक्रोश भरी आवाज में कहा, हाँ सारी। कोई परेशानी? और फिर ये कहकर जब उसने फोन रखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी, क्योंकि अब वो पल्लवी को अपना वो रूप या अंदाज दिखाने जा रहा था जिससे उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनने वाली थी। तभी उसे उसके ऑफिस के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कम इन। तभी सामने से रिसेप्शनिस्ट ने अंदर आते हुए कहा, सर आपने कुछ फाइल्स मंगवाई थी? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर उसे टेबल पर रखने का इशारा करते हुए कहा, हाँ अंदर ले आओ और यहाँ रख दो, थैंक यू। जी सर। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट ने अंदर आकर वो फाइल टेबल पर रख दी और फिर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ गई। उसे जाते हुए देखकर सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, एक और बात, वो जो नई असिस्टेंट आर्किटेक्ट है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, उसे मेरे ऑफिस में भेज दो। ओके सर। कहकर वो रिसेप्शनिस्ट वहां से चली गई। वो उसे इतना सारा काम देते हुए उसके चेहरे की वो एक्सप्रेशन देखना चाहता था। तभी उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और उसने जवाब देते हुए कहा, प्लीज कम इन। पल्लवी ने दरवाजा खुलते ही सामने देखकर कहा, हेलो सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें, आ जाओ। और तुम कैसी हो? झूठी मुस्कान दिखाते हुए सिद्धार्थ ने कहा। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम बताओ, जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही हो वो कैसे चल रहा है? उस पर काम कब से शुरू करने वाली हो? पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओह, उस पर अगर मैं कहूँ तो सब सही चल रहा है। वैसे मैं उसका आधा काम खत्म कर चुकी हूँ और मुझे लगता है इस हफ्ते वो पूरा हो जाएगा, शायद इसी बुधवार तक हो जाए। क्यों, आपको वो उससे पहले कंप्लीट चाहिए क्या? सिद्धार्थ ने अपने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए ही कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम्हारे पास कितने दिनों का काम है, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी काम आने वाला है। पल्लवी ने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बड़ी ही मासूमियत से कहा, कैसा काम है सर? वो हमारी कंपनी को जिस प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिला था, और जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे पास अभी ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो मुझे लगता है उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ तुम ही हो जो अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि तुम्हारा लास्ट वाला स्केच काफ़ी अच्छा था और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किसी और आर्किटेक्ट को ना देकर तुम्हें दिया जाए। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इसमें? नहीं नहीं सर, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी, मुझे तो ऐसे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट पर तुम्हें बहुत ही होशियारी और ध्यान देकर काम करना होगा और इसे तुम्हें 2 हफ्ते में ही खत्म करना होगा। क्या तुम कर पाओगी? इन सब फाइल्स में उस प्रोजेक्ट के सारे स्केच हैं, जिन्हें तुम्हें समझकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्ट्रक्चर का स्केच बनाना होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगी? सिद्धार्थ ने बड़ी चालाकी के साथ कहा। ये सुनकर पल्लवी मन ही मन मुस्कुराने लगी और फिर उसने कहा, जी सर, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मुझे ये काम करने में कोई परेशानी नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि ये काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इस कंपनी को अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है और आप मुझ पर इतना भरोसा करने लगे हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, मैं आपके इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपने सामने रखी फाइल्स पर हाथ रखकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ठीक है फिर, ये रही तुम्हारे अगले प्रोजेक्ट की फाइल्स। इतना विश्वास दिखाने के लिए थैंक यू सर। ये कहने के साथ ही पल्लवी ने डेस्क से वो सारी फाइल्स उठाई और वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो गया। उसने तो सोचा था कि इतना सारा काम देखकर पल्लवी घबरा जाएगी, लेकिन उसने तो हंसते हंसते उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अब तो वो ये सोचकर हैरान था
कि जब वो उसे अपनी शादी के प्लान के बारे में बताएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसे उस पर नज़र रखने के लिए इसी या अगले हफ्ते उसे ये बताना होगा, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो अपने माँ बाप की मौत का बदला उससे लेकर ही रहेगा, जिसके लिए उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाना होगा, जिसमें अभी कुछ वक्त है। अभी उसे पल्लवी को अपने आसपास ही रखना होगा, लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहता था, खासकर अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सोचते हुए अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था और तब उसने मन में अपने आप से वादा किया, उसे उसके गुनाह की सजा तो वो देकर रहेगा। दूसरी तरफ अनिका आज जब नींद से उठी तो उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था, क्योंकि अभी अभी अलार्म के बजने से पहले वो एक सपना देख रही थी और उस सपने में वो एक हैंडसम से लड़के के साथ बीच पर थी। उनके हाथ में मोजिटो के ग्लास थे और वो पल इतना अच्छा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उस समय वो उसे अपने मालदीव्स के ट्रिप के बारे में बता रहा था कि वो किस रिजॉर्ट में रुका था वहाँ, और वो उसे अपने साथ एक दिन वहाँ ले जाना चाहता है। और वो भी ये सुनकर बहुत खुश थी और बातें करते हुए वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकी ही थी कि एक सायरन बजने लगा। ये सायरन इतना तेज था कि उसने ये देखने के लिए कि आखिर ये सायरन कौन बजा रहा है पीछे मुड़कर देख ही लिया, और जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी, जब उसने उस दिशा में मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक अलार्म बज रहा था। रिंग के साथ साथ वो वाइब्रेट भी हो रहा था, जिसकी वजह से आसपास की चीजें भी हिल रही थी। और उस समय वो चौंक कर उठ गई और तब उसे एहसास हुआ कि वो अभी अभी सपने में थी, और इसलिए उठते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मन में जैसे तितलियां उड़ रही थी। और फिर अंगड़ाइयां लेते हुए वो बिस्तर से उठी और उसने अलार्म को बंद किया, और फिर वो अपने कपड़े निकालने के लिए सीधे कबर्ड की तरफ चली गई। उसने उसमें से एक पजामा निकाला और सीधे बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। आज वो बहुत खुश थी कि उसका शूट उसके ऑफिस स्टूडियो में ही था, क्योंकि आज उसके अंदर दूर तक गाड़ी में बैठकर शूट पर जाने जितनी एनर्जी नहीं थी। अगर इस बारे में बात की जाए तो उसे सच में एक गाड़ी की बहुत ज़रूरत थी। इससे पहले कि वो टब के अंदर जाती, उसके फ़ोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर वो फ़ोन चेक करने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन का फ़ोन था। उसने उस मुलाकात के बाद कोई बात नहीं की थी, लेकिन हाँ, एक दो बार मैसेज ज़रूर किया था एक दूसरे को, लेकिन उसमें भी कोई खास बात नहीं हुई थी। पिछली बार जब उन दोनों की बात हुई थी तो उसने बताया था कि उसे सगाई के लिए एक ड्रेस चाहिए होगी, जो कि उसने अभी तक नहीं खरीदी थी, लेकिन उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसकी सगाई कब होने वाली है। ये बहाना थोड़ा फिल्मी सा है, लेकिन ये एक काम ज़रूर करेगा। अनिका को लगा कि उसने उससे ड्रेस के लिए पूछने के लिए कॉल किया है, और ये सोचकर उसने उसे वॉइस मैसेज किया, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं देखा तो उसे लगा वो फिर से कॉल करेगा, इसलिए उसने सोचा आज टब में नहाने का विचार छोड़ देना चाहिए। और ये सोचते हुए वो शावर लेने के लिए नीचे चली गई और जल्दी से नहाकर तैयार हो गई, क्योंकि उसे शूट पर पहुंचना था, जिसमें वो लेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बॉस को ये सब पसंद नहीं था। उसका फ़ोन फिर से बजा। उसे उठाते ही उसने कहा, हेलो अर्जुन, गुड मॉर्निंग। और तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो डार्लिंग, तुम्हारी नींद कैसी रही? हाँ, मेरी तो बहुत अच्छी रही। और आप बताइए, आप सोए या नहीं? अनिका ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं भी सोया था। और तुम बताओ, तुम बिजी हो क्या आज? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल किया था। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, ओह हाँ, उस समय मैं नहाने जा रही थी। आज मुझे शूट के लिए जाना है। लेकिन क्या आज हम लंच के लिए जाने वाले हैं क्या? मेरा शूट दोपहर तक खत्म कर दूंगी मैं। उसके बाद वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, और तब उसे अर्जुन की सांसों की आवाज़ सुनाई आ रही थी, जिससे वो समझ गई कि वो कुछ सोच रहा है। और तभी सामने से उसने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने सगाई की डेट सेलेक्ट कर ली है, जो कि इसी हफ्ते के वेंसडे को रखी गई है। बस 2 दिन बाद? अनिका ने हैरानी से पूछा। वैसे मेरे पापा ने सारी तैयारी कर ली है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें उस खास दिन के लिए एक खास ड्रेस लेनी होगी। अगर तुम्हें उसके लिए पैसों की ज़रूरत हो तो तुम जब वो ड्रेस लेने जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए उसका पेमेंट कर दूंगा। ये सही रहेगा? अर्जुन ने उससे पूछा। उसने बहुत कोशिश की कि वो उससे प्यार से बात करे, लेकिन उसकी आवाज़ में प्यार कम, दर्द ज़्यादा नजर आ रहा था। तभी सामने से अनिका ने कहा, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। और बताओ,
वेंसडे के लिए न्यू ड्रेस, इसके अलावा और कुछ? अनिका ने उससे पूछा। अनिका बहुत खुश थी, इसलिए उसने उसकी आवाज में छुपे दर्द पर ध्यान नहीं दिया। तभी सामने से जवाब आया, कुछ नहीं, बस यही कहना था। उस दिन तुम अपनी दोस्तों को भी सगाई पर बुला सकती हो, लेकिन भूलना मत कि तुम्हें मीडिया के सामने सरप्राइज्ड वाला पोस्ट देना है। अच्छा ठीक है, और कुछ? अनिका ने पूछा। नहीं, बस यही कहना था। और चलो वेंसडे को मिलते हैं। अर्जुन ने ये कहते हुए बाय कहा और फिर अनिका ने ये कहकर फोन रख दिया कि ओके बाय, और हाँ, अपना ध्यान रखना। ये कहकर उसने जैसे ही फोन रखा, वो अपने बेड पर सीधी ऊपर देखते हुए लेट गई। और ये सब सुनकर वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि बहुत जल्द वो उस घर की बहू बन जाएगी। और ये सब सोचकर वो बहुत खुश थी। लेकिन अभी तो उसे शूट के लिए निकलना होगा, और फिर उसके बाद उसे ड्रेस लेने भी तो जाना है। उसे परसों की तैयारी के लिए बहुत कुछ करना होगा। ये सोचते हुए वो जल्दी से तैयार हुई और अपना पर्स उठाकर वो जल्दी से घर से निकल गई। और जब वो बाहर खड़े होकर अपनी कैब का इंतजार कर रही थी, वो बहुत घबराई हुई थी। इससे पहले उसे ये पसंद नहीं था कि कोई उसके शूट को देखे, क्योंकि किसी के सामने उसे पोज देना अजीब लगता था, जिसकी वजह से वो काम ठीक से नहीं कर पाती थी। ये सोचकर उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन ये बात वो उन्हें नहीं कह सकती थी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो कैसी मॉडल है जिसे कैमरे के सामने आने से घबराहट होती है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब क्लाइंट शूट देखने आते हैं तो वो एक अजीब तरह की अथॉरिटी दिखाते हैं, जिससे वो घबरा जाती थी और जिसकी वजह से उसके पोज गड़बड़ा जाते हैं। ये सोचते हुए वो थोड़ी ही देर में ऑफिस में पहुंच गई। आज वो कुछ ही मिनट लेट थी, इसलिए जैसे ही अंदर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वो लोग आपका स्टूडियो 4 में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही अनिका उसे थैंक यू कहती हुई वहां से हॉल की तरफ चली गई, और वहां एक दरवाजे पर बड़ा सा अक्षरों में 4 लिखा हुआ था। वो उस दरवाजे से अंदर की तरफ गई और पर्स वहां रखकर वो अपने कपड़े बदलने चली गई। तब उसे याद आया कि उसे तो ये भी नहीं पता कि आज किसका शूट है, क्योंकि जल्दी जल्दी में उसने कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं पढ़ा था। उसने सिर्फ डेट देखी थी। उसे कपड़े बदलने से पहले किसी से इसके बारे में पूछना होगा, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर क्लाइंट को कैसे फोटोज चाहिए। और जब उसने इधर उधर नजरें घुमाते हुए देखा तो वहां सिर्फ एक फोटोग्राफर था, जो हमेशा वहां होता था, लेकिन वो किसी और से फोन पर बात कर रहा था। वो जानती थी कि उसे उसके काम के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा, इसलिए जहां उसने कैमरा सेट किया था वहां जाकर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, इस तरफ देखिए जरा। उसे देखकर वो कैमरामैन धीरे से मुड़ा और उसने उससे पूछा, हेलो, हाँ बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मॉडल जिसके साथ आपको आज काम करना है, मेरा नाम अनिका अग्रवाल है। अनिका ने अपने बारे में बताते हुए कहा। हेलो अनिका, मैं डनायल हूँ। मैंने आपको वहाँ बोर्ड पर देखा था और वहीं मैंने आपका चेहरा भी देख लिया था। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक बहुत बड़े शूट के लिए काम किया है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, और आपको कौन नहीं जानता। और आज का ये शूट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, उस कैमरामैन ने कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही अनिका ने कहा, अच्छा सॉरी, लेकिन क्या आप मुझे इस शूट के डिस्क्रिप्शन के बारे में मुझे बताएंगे? मैंने जल्दी जल्दी में उसे नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि कपड़े बदलने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ। अनिका ने ये सब माफ़ी मांगने के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, वैसे ये शूट एक बॉडी लोशन का है। मुझे लगता है इसका क्लाइंट ये शूट कहाँ तक पहुँचा ये देखने आते ही होंगे। आपको कोई परेशानी तो नहीं इसमें? आप उनके सामने कर पाएंगी ना? ये पूछते हुए उस कैमरामैन के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। उसके लिए वो सिंपैथी थी। शायद आज उन्हें कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग क्लाइंट मिले थे, जो लोग मॉडल को देखना चाहते थे। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी मॉडल्स को शूट करते हुए देखा होगा, लेकिन अनिका उनकी तरह नहीं थी। तभी अनिका ने कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी कि ये शूट खराब ना हो। ये कहते हुए अनिका वहां बने वार्डरोब की तरफ चली गई। ये सुनकर कैमरामैन ने कहा, मुझे पता है आप इसे खराब नहीं होने दोगी, आखिर आप तो आप ही हैं। अनिका ने जल्दी से कपड़े बदले और एक बिकनी पहन ली। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्लाइंट उसे इस तरह की ड्रेस में देखेंगे, क्योंकि उसे अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है तो उसे ये सब तो करना ही होगा। और फिर जैसे ही वो बाहर आई और शूट करने लगी तो डेनायल ने कैमरे से देखते हुए कहा, 5, 4, 3, 2, एक्शन। और जब वो अपने पोज दे रही थी तो उसी बीच उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई।
उसने अपनी आंखों के कोनों से देखा कि कोई दो लोग वहां अंदर आ रहे थे। उसने देखा कि उनमें से एक तो उसका बॉस था, और जब उसने दूसरे इंसान की तरफ देखा तो उसने हैरान होकर अपने आप से कहा, तो ये क्लाइंट है? अगर ये है तो मुझे इस शूट को और अच्छे से करना होगा ताकि उन्हें ये पसंद आ जाए। और तभी लास्ट के कुछ फोटोज क्लिक करते हुए डेनायल ने कहा, और इसी के साथ हमारा आज का शूट पूरा हुआ, और बहुत ही शानदार शूट था आज का। अनिका आज थोड़ी सी घबराई हुई थी, इसलिए वो सीधे उस टेबल की तरफ चली गई जहां उनके लिए रिफ्रेशमेंट और पानी की बॉटल्स रखी हुई थी। उसके बाद उसे अपने लिए ड्रेस लेने भी जाना था, इसलिए वो उसके बाद जल्दी से फिर से अपने कपड़े बदलने गई और तैयार होकर उसने हाथ हिलाते हुए डेनायल से बाय कहते हुए बाहर जाने लगी। तभी वहां उसके बॉस के साथ बैठे क्लाइंट ने कहा, आपने बहुत अच्छा शूट किया, मुझे बहुत पसंद आया ये। थैंक यू सर, ये कहकर मुस्कुराते हुए वो फिर से जाने के लिए मुड़ गई। वो आज बहुत खुश थी कि उसका काम क्लाइंट को बहुत पसंद आया, लेकिन अभी वो देश की टॉप मॉडल्स में नहीं आई थी। पर अभी उसके पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि अभी तो उसे अपने एंगेजमेंट के लिए ड्रेस लेने भी जाना होगा। अनिका गली की तरफ चली गई और फिर उसने अपने लिए एक कैब बुक की, और तभी उसने रास्ते में जाते वक्त अपनी माँ को कॉल लगाया। थोड़ी देर तक घंटी बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तो उसने एक बार फिर फोन लगाया तो सामने से किसी ने फोन उठाया और कहा, हेलो। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो माँ, आप कैसी हो? अनिका, तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है? अनिका की माँ ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ माँ, बाकी सब भी ठीक ही चल रहा है, अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी उसकी माँ ने उससे पूछा, वो याद आया मुझे, आज जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो तुम मुझे दिखाई नहीं दी। आज तुम्हारा कोई शूट था क्या? हाँ वो था तो, जो अभी अभी खत्म हुआ है। और सोचो मैंने आपको क्या बताने के लिए कॉल किया है? अनिका ने कहा। अनिका की माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, गैस करने में मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए तुम ही बताओ क्या बात है? अनिका ने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, नहीं माँ, आज तो आपको ही गैस करना होगा। अच्छा चलो, तो तुम अपने किसी शूट के लिए बाहर जा रही हो, यही बात है ना? क्या? नहीं माँ। ये कहकर अनिका जोर जोर से हंसने लगी। अनिका की माँ ने कहा, तुम हंस रही हो मुझ पर? तुमने ही तो मुझे गैस करने को कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने आपको सपने के लिए कहा था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अनिका इस बात पर भी हंस रही थी। ये सोचकर आगे बैठा ड्राइवर भी उसकी तरफ देखने लगा कि वो ठीक तो है। अच्छा चलो, तुम ही बता दो कि क्या बात है जो तुम आज इतनी खुश हो। ओ तो बात ये है कि अभी कुछ देर पहले अर्जुन का कॉल आया था और उसने बताया कि 2 दिन बाद ही एंगेजमेंट की डेट फिक्स की है, और उसी के लिए मैं अपनी न्यू ड्रेस लेने जा रही हूँ। ये सुनकर अनिका की माँ खुश हो गई और उन्होंने कहा, ओ तो फाइनली हम जो चाहते थे वो होने वाला है। क्या तुम चाहती हो कि ड्रेस लेने मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस लेने में मदद कर सकती हूँ। नहीं माँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आप जब तक आएंगी तब तक देर भी हो जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं बस शोरूम पर पहुंच ही गई हूँ जहाँ से मुझे वो ड्रेस लेनी है, इसलिए अब मैं रखती हूँ। हाँ ये तो है, चलो कोई बात नहीं, तुमने कॉल करके बताया मुझे, यही अच्छी बात है। अब मुझे भी जाना होगा, जब तुमने कॉल किया तो मैं भी कुछ काम ही कर रही थी। ठीक है मॉम, बाद में बात करते हैं। ये कहकर अनिका ने कॉल कट कर दिया और उसने अपना फ़ोन बैग में रखा, और फिर उसने अपने होठों पर थोड़ी लिपस्टिक लगाई तो उसके होठ चमकने लगे। और फिर ये सब करने के बाद उसने अपने आप को रिलैक्स किया, और वो इस समय अपनी न्यू ड्रेस लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इसलिए उसने उस ड्राइवर की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, प्लीज़ आप यहीं रुकिएगा। ये सुनकर ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं यहीं हूँ। उसे लगा कि वो ड्रेस लेने के बाद इसी गाड़ी में वो घर चली जाएगी। तभी कुछ मिनटों में ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, लीजिए मैडम, हम पहुंच गए। हाँ लो, ये लो तुम्हारे पैसे लो, और थैंक यू। अनिका ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, थैंक यू टिप देने के लिए। ड्राइवर ने उसके हाथों से वो पैसे लेते हुए कहा, अरे वो तो देना ही था। ये कहते हुए अनिका गाड़ी से उतरने लगी तो उसने देखा कि वो एक खूबसूरत सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने वहां लगी कुछ वेडिंग ड्रेसेस को देखा तो वो खुश होकर सोचने लगी कि बहुत जल्द वो खुद भी अपनी शादी के लिए ऐसी ही ड्रेस लेने आएगी। आज तो उसे एंगेजमेंट के लिए नॉर्मल सा ड्रेस लेना है। ये सोचते हुए वो शोरूम के अंदर जाने लगी, और वहां वो जब रिसेप्शन डेस्क पर पहुंची तो वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट का ध्यान उसके सामने रखे कंप्यूटर में था। इसलिए अनिका ने उस रिसेप्शनिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए धीरे से डेस्क पर हाथ से बजाया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ देखकर कहा, गुड नून मैडम,
मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेलो, मुझे कुछ ड्रेसेस देखनी है, रिसेप्शनिस्ट ने अपने कंप्यूटर में देखते हुए कहा। ओके, जहाँ तक मुझे पता है आप यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आई हैं। हाँ, वो नहीं लिया है मैंने। क्या अभी मैं अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ? अनिका ने बड़े आराम से पूछते हुए कहा। जी मैडम, आप कर सकती हैं। बताइए, आप कब अपनी ड्रेस लेना चाहती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हो सके तो आज ही, क्योंकि मुझे अगले 2 दिन में ही वो ड्रेस चाहिए। ओह वाओ, फिर तो हो जाएगा। आपको किस तरह की ड्रेस चाहिए? रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा। सॉरी, मैं समझी नहीं, अनिका ने कहा। एक्चुअली मैडम, हमारे पास अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग वैरायटी की ड्रेसेस हैं, इसलिए आपको किस ओकेजन के लिए ड्रेस चाहिए, अगर आप मुझे ये बता देंगी तो मैं आपको आसानी से ड्रेस दिखा पाऊंगी। अच्छा, तो ठीक है, मुझे मेरी एंगेजमेंट पार्टी के लिए एक ड्रेस चाहिए, अनिका ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। ठीक है मैम, मैं अभी आपके लिए वो मंगवा देती हूँ। ये कहकर उस लड़की के पास किसी का कॉल आया और वो उससे बात करने लगी। इस दौरान अनिका सोच रही थी कि ड्रेस लेने के बाद वो सीधे घर जाएगी। अब वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहती थी, क्योंकि अब तक वो काफी थक चुकी थी, इसलिए उसे आराम करना था। और जब वो अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तब उसका ध्यान ही नहीं गया कि उस रिसेप्शनिस्ट ने उसके लिए ड्रेस देखने के लिए इशारा करते हुए कहा, मैडम देखिए। और उसकी आवाज सुनते ही वो चौंक कर बोली, ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ सोच रही थी। ये कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसे ऐसे देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कोई बात नहीं मैम, मैंने एक असिस्टेंट को बुला लिया है जो आपको ड्रेस चुनने में मदद करेगी। ये कहते हुए उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया जिसने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसकी बात सुनकर अनिका ने कहा, ओके ठीक है, थैंक यू। ये कहकर अनिका ने उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी मदद करने के लिए आई थी। उसे देखते ही उस लड़की ने कहा, मैम मेरे साथ आइए, इस तरफ। और फिर वो एक बड़े से हॉल में चली गई जहाँ बहुत सारी ड्रेसेस थी और चेंजिंग रूम भी था, जिसके दरवाजे पर जाकर उस लड़की ने नॉक करते हुए कहा, कोई है वहाँ? और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अनिका की तरफ चेहरा करते हुए कहा, मैम आप जाकर चेंज करके देख सकती हैं। आपको किस तरह का ड्रेस चाहिए वो तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन आपका साइज चेक करनी है, इसलिए आप एक बार ये ड्रेस पहनकर देख लीजिए ताकि मुझे आपका साइज भी पता चल जाए। मेरा साइज 28 है वैसे, आप ठीक है? अनिका ने उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी मैम, ये उसी साइज का है और हमारे पास इस साइज में बहुत सारे डिजाइन है, मैं अभी लेकर आई, तब तक आप ये लीजिए। उस लड़की ने फिटिंग रूम के पास में रखी टेबल की तरफ कुछ जूस और वेफर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, थैंक यू। अनिका ने वहां से एक जूस का ग्लास हाथ में लिया और सोफे पर बैठकर पीने लगी। और बस कुछ ही मिनटों में वो लड़की अपने हाथों में कुछ ड्रेसेस लेकर उसकी तरफ आई और उन्हें चेयर पर रखते हुए उसने उनमें से एक ड्रेस उठाई और अपने बदन पर रखते हुए अनिका को देखने का इशारा किया। पहले तो अनिका ने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन जब वो लड़की उसके पास एक मेजरिंग टेप लेकर आई तो अनिका की नजर उस पर पड़ी, जैसे उसका सही नाप पता करने के लिए वो वहां आई थी। प्लीज आप यहाँ आकर खड़ी हो जाएं ताकि मैं आपका मेजरमेंट ले सकूं। उस लड़की ने अनिका को वहां खड़े होने का इशारा करते हुए कहा। अनिका उसके कहे मुताबिक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आप तब तक ऐसे ही खड़े रहिएगा जब तक मैं आपका अच्छे से मेजरमेंट ना ले लूं। अनिका भी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उस लड़की ने अपना काम बहुत अच्छे से शुरू किया। सबसे पहले उसने अनिका की कमर का नाप लिया और फिर उसने उसकी बाहों की लंबाई नापी और फिर उसके गले की, और कुछ ही देर में उसने अच्छे से अनिका का मेजरमेंट ले लिया। और उस दौरान उसने आगे बढ़ने से पहले उसके मेजरमेंट को अपने एक राइटिंग पैड पर नोट कर लिया और फिर उसने उस मेजरमेंट को अच्छे से देखा और उसके हिसाब से वो अनिका के लिए ड्रेस लेने चली गई। अनिका भी उसे देख रही थी कि वो उसके लिए सही ड्रेस लाने के लिए कैसे काम कर रही है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और फिर एक ड्रेस पकड़ाते हुए उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए, पहले आप इस ड्रेस को ट्राई कीजिए। अनिका ने भी उसके हाथों से वो ड्रेस ली और उसे लेकर वो चेंजिंग रूम की तरफ चली गई और फिर उनमें से एक ड्रेस पहनकर वो वापस आई और आकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। लेकिन उस ड्रेस में उसका पेट जिस तरह से नजर आ रहा था उसे वो पसंद नहीं आया। उसे वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे देखकर लड़की ने पूछा, जी मैम, तो बताइए कैसी लगी आपको ये ड्रेस? क्या आपको ये पसंद आई या फिर आप कोई और ड्रेस ट्राई करना चाहेंगी? मैं कोई और भी ड्रेस ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे जैसी चाहिए ये वैसी नहीं है।
अनिका ने उस ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आती हूँ। वो लड़की दूसरी ड्रेस लेने चली गई और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी ड्रेस हाथ में लिए वहां आई और उसे अनिका को पकड़ाते हुए उसने कहा, ये लीजिए मैम, आप इसे ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अनिका ने उस ड्रेस को देखा और फिर उसे लेकर जब वो चेंजिंग रूम में गई और जैसे ही उसे पहनकर वो बाहर आकर मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसकी खुद की नजरें खुद से नहीं हट रही थी। मतलब वो ड्रेस इतनी खूबसूरत थी कि वो जैसे खुद में ही खो गई। उसे ऐसे देख उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है? आपको ये ड्रेस कैसी लगी? पसंद नहीं, ये ड्रेस तो अनिका को बहुत पसंद आई थी। वो तो खुद ही नहीं बता पा रही थी कि वो ड्रेस उसे कितनी पसंद आई। अनिका ने आज से पहले इतनी खूबसूरत ड्रेस कभी नहीं देखी थी, जो एक सिंपल सा गाउन था, लेकिन उसके निचले हिस्से में कुछ चमकते हुए स्टोन लगे हुए थे जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। और वो गाउन उसके बदन पर इतना परफेक्ट था कि उसमें उसका फिगर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। उसका घेर घुमावदार रूप में चारों तरफ फैला हुआ था, जो रेड कारपेट पर चलने के लिए बिल्कुल सही था। अनिका को तो उसे पहनने का अभी मन था, लेकिन ये ड्रेस उसे अपनी एंगेजमेंट पर पहननी थी। अनिका को ऐसे चुपचाप अपने आप को ऐसे मिरर में निहारते हुए देखकर उस लड़की ने उससे पूछा, तो क्या मैं आपकी इस खामोशी को हाँ समझूं? अनिका ने उसकी बात सुनते ही कहा, ओ हाँ, ये ड्रेस मुझे पसंद है, मैं इसे ही खरीदूंगी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके लिए अच्छी ड्रेस ढूंढ सकी। अच्छा, मैं इसे पैक करवाती हूँ। ओह हाँ, ये सही रहेगा। ये कहकर अनिका इस ड्रेस को बदलने चली गई और आकर उसने वो ड्रेस उस लड़की को पकड़ा दी ताकि वो उसे पैक करके लाकर दे सके। और फिर अनिका उसका पेमेंट करने के लिए कैशियर यानी रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई और अनिका को वहां देखकर उसने कहा, मैम आपको कुछ पसंद आया? जी, मैंने एक ड्रेस ले ली है, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या मैं वो ड्रेस देख सकती हूँ? वो ड्रेस मेरे पास आई नहीं अभी तक। अनिका ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह अच्छा, वो अभी लेकर आती ही होगी, लीजिए आ गई वो। उस लड़की को अपनी ड्रेस लाते हुए देखकर अनिका ने कहा और फिर उसके हाथों से वो ड्रेस लेकर अनिका ने रिसेप्शनिस्ट को पकड़ाया, जिसने उसके टैग पर लगे बारकोड को स्कैन किया। अनिका ने भी उस ड्रेस की कीमत पूछे बिना ही अपना कार्ड उसे दे दिया और कुछ ही मिनटों में रिसेप्शनिस्ट ने भी पेमेंट लेकर उसका कार्ड उसे वापस दे दिया और कहा, थैंक यू मैम, हमारे यहाँ से ये ड्रेस लेने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप फिर हमारे यहाँ शॉपिंग के लिए ज़रूर आएंगी। अनिका ने भी उसके हाथों से ड्रेस का पैकेट और अपना कार्ड लेते हुए उसका धन्यवाद करते हुए कहा, नहीं नहीं, थैंक यू इतनी अच्छी कस्टमर सर्विस देने के लिए और इस ड्रेस के लिए भी। तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर अनिका वहाँ से बाहर निकल गई और वहाँ से निकलते ही वो कैब लेकर अपने घर की तरफ चली गई। और जब वो घर पहुंची तो वो थक चुकी थी और घर पहुंचते ही जैसे ही उसने दरवाजे पर नॉक किया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोलते ही उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, हेलो माँ। उसे देखकर उसकी माँ ने कहा, अनिका आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गई थी तुम? अंदर तो आने दो माँ, अनिका ने थकी हुई आवाज में कहा। सॉरी बेटा, उसकी माँ ने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा। हाँ तो अब बताओ, कहाँ रह गई थी तुम? और अनिका के अंदर आते ही उसकी माँ ने फिर से पूछा, तो आप जानना ही चाहती है तो सुनिए, मैं एक न्यू ड्रेस लेने गई थी। अनिका ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, तुम्हारे पास तो पहले ही इतनी सारी ड्रेसेस हैं, फिर इस नई ड्रेस की क्या जरूरत थी? उसकी माँ ने इसके हाथ में रखे बैग की तरफ देखते हुए कहा। वो मॉम, अर्जुन ने मुझे जैसे ही बताया कि हमारी सगाई की डेट फिक्स की है तो मुझे लगा मुझे आज ही मेरे लिए एक ड्रेस ले लेनी चाहिए। एक्चुअली उसने ही मुझे नई ड्रेस लेने के लिए कहा था। उसने बताया कि वहाँ मीडिया के भी बहुत से लोग होंगे तो मुझे अच्छा दिखना होगा। ये सुनकर अनिका की माँ ने खुश होकर उसे गले लगाते हुए कहा, ओह तो ये बात है, मुझसे तो अब उस दिन का और इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाकर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ऐसा करते हुए मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई और दरवाजा खोलते ही उस बैग को साइड में रखकर वो बेड पर जाकर लेट गई और लेटते ही कुछ देर में उसे नींद भी आ गई। क्या अनिका की सगाई हो पाएगी अर्जुन के साथ? ऐसे चालाकियों भरे माहौल में कैसे करेगा सिद्धार्थ पल्लवी से शादी? क्या पल्लवी उसके इरादों को जान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।